हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1.5 से पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जो कि हैं एक्सरसाइज 1.1 से लेके एक्सरसाइज 1.4 तक के वीडियोस, तो मैं बोलूँगा कि एक बार आप वो वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर 1 की जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन पर आपके सामने आ रही होगी। आप आई बटन पर क्लिक करके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब मैथ्स में जो ऑपरेशंस हैं उनका क्या मतलब होता है? मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब होता है कुछ भी कैलकुलेशन करना। तो बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हो गए? एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, ये सब क्या हो गए? हमारे मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस हो गए। और ये हमको किस पे लगाने हैं? ये हमको लगाने हैं रियल नंबर्स के ऊपर। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग यही देखने वाले हैं कि रियल नंबर्स जो कि रेशनल और इरेशनल से मिलके बनते हैं, उनमें ऑपरेशंस किस तरीके से लगते हैं, और अगर उनमें ऑपरेशंस लगते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। यानी कि अगर रेशनल नंबर का ऑपरेशन रेशनल नंबर के साथ करें तो आंसर क्या आएगा, और रेशनल का इरेशनल से करें तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल का इरेशनल से करें तो क्या आएगा। ये सब हमको इस एक्सरसाइज में देखना है। तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है, पहला है x और दूसरा है y। अगर x और y रेशनल नंबर्स हैं तो बाय डेफिनेशन उनको हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर जो होगा वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं। और इसी तरीके से हम y को दूसरे इंटीजर्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम लिख लेंगे r अपॉन s। अब हमको चेक करना है कि x और y में अलग अलग ऑपरेशंस लगाने से क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एडिशन। तो x प्लस वाई जब हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p अपॉन क्यू प्लस r अपॉन s। अब आप इस चीज को अभी साइड से रख दीजिए, हम इसका डायरेक्ट पहले एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3/2 और दूसरा नंबर हमारे पास है 5/4। अब अगर हमको इनका सम करना है तो हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 4 आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे 6 आएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11/4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड किया तो हमारे पास आंसर में एक रेशनल नंबर हमको मिल गया। तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करी थी, बट अगर इसको हम जनरल फॉर्म में बात करें तो हमारे पास ये बनेगा p अपॉन क्यू प्लस r अपॉन s। अब जनरल फॉर्म में जो रिजल्ट आएगा उसको हम अपना कंक्लूजन मान लेंगे और उसको हम एज अ रिजल्ट याद रखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमने p अपॉन क्यू एक्स को बोला था और r अपॉन एस वाई को बोला था। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से हम बोलेंगे p q r एंड s ऑल आर इंटीजर्स, क्योंकि ये उनकी डेफिनेशन के थ्रू हमने बात करी है। तो अब आप देखिए कि जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे नीचे q और s का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, q इंटू एस। इसी तरीके से ऊपर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पी एस प्लस आर क्यू हमारे पास बनेगा। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए कि p और s इंटीजर्स हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया ही है, और r और q भी इंटीजर है। तो एक इंटीजर का एक इंटीजर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इंटीजर। तो ये दोनों संख्या मिलके हमको क्या देंगी, इंटीजर। ये दोनों संख्या भी हमको क्या देंगी, मिलके इंटीजर देंगी। और इंटीजर प्लस इंटीजर कितना आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास एक इंटीजर ही रहा, और इसी तरीके से नीचे q इंटू एस है जो कि मिलके वापस हमको क्या दे देगा, एक इंटीजर दे देगा। तो नीचे भी हमारे पास इंटीजर ही रहा। तो आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई का जो सम आ रहा है वो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है। और हमने पहले ही पढ़ा था कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है रेशनल नंबर। तो हमारे दो रेशनल नंबर्स का सम कितना आ गया है, रेशनल नंबर ही आ गया है। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ गई कि दो रेशनल नंबर का सम कितना आता है, रेशनल आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि रेशनल नंबर का अगर आप दूसरे रेशनल नंबर से सम करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो भी रेशनल ही आता है। अब जिस तरीके से हमने प्लस की बात करी, हम उसी तरीके से माइनस की बात भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख देते तो यहाँ पे हमारे पास प्लस की जगह माइनस हो जाता, और यहाँ पर भी हमारे पास प्लस की जगह माइनस हो जाता। तो अब आप देख सकते हैं कि वापस से सेम रिजल्ट आता
क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर यहाँ पर हमको अभी भी क्या मिलता है, इंटीजर। तो ऊपर भी एक इंटीजर आता और नीचे भी एक इंटीजर आता। तो वापस से हम क्या बोल सकते हैं कि जिस तरीके से दो रेशनल नंबर का सम रेशनल आया था, उसी तरीके से दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी हमारे पास कितना आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो इस चीज को भी हमको याद रखना है कि दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस आता है वो भी कितना आता है, रेशनल ही आता है। तो ये दोनों पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे पास दो ऑपरेशंस और बच गए हैं, यानी कि अब हम दोनों रेशनल नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय y। अब आपको मालूम है कि x हमारे पास कितना है, p अपॉन क्यू, और y हमारे पास है r अपॉन एस। आप देखिए ऊपर हमारे पास बन गया पी आर और नीचे हमारे पास बन गया क्यू इंटू एस। इंटीजर इंटू इंटीजर हमको क्या दे देगा, इंटीजर दे देगा। तो ऊपर क्या बन गया, इंटीजर बन गया। इसी तरीके से नीचे क्यू इंटू एस है, इंटीजर इंटू इंटीजर हमको वापस से एक इंटीजर ही रिजल्ट में देगा। आप देख सकते हैं कि जो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है वो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में आ चुका है, और बाय डेफिनेशन ये भी कैसा हो गया है, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है। तो यहां से हमको एक और चीज समझ में आ गई कि रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर रेशनल नंबर से करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, रेशनल ही आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से हम डिवाइड की बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने x को y से डिवाइड किया, यानी कि आपने क्या लिख दिया, x अपॉन y, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, p अपॉन क्यू अपॉन में r अपॉन s। अब जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय s अपॉन r। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है पूरी की पूरी वो इसके जैसी है, तो वापस से ये भी कितना आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा। तो यहां से हमको एक और पॉइंट समझ में आ गया कि दो रेशनल नंबर का डिवीजन भी हमारे को क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। तो ये जो पूरी थ्योरी मैंने आपको समझाई, यहाँ से आपको एक साफ चीज समझ में आ रही होगी कि दो रेशनल नंबर अगर आप लेते हो और उनमें कोई भी ऑपरेशन लगाते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो आंसर में हमको हमेशा क्या मिलने वाला है, रेशनल नंबर ही मिलने वाला है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर में आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ आपको रिटर्न में रेशनल नंबर ही मिलेगा। और इसी चीज को बोला जाता है क्लोज्ड ग्रुप, यानी कि जब हमने रेशनल नंबर्स में ऑपरेशन लगाए तो हमको रेशनल के बाहर कुछ नहीं मिला, इसलिए हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड। अगर रेशनल नंबर के बाहर हमको नंबर मिलने लगते तो हम बोलते कि रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, जो कि अभी हम इर्रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम क्लोज्ड कहते किसको है। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। यानी कि अब हमको एक नंबर रेशनल लेना है और दूसरा नंबर इरेशनल लेना है, और फिर देखना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर क्या आएगा। तो हम ले लेते हैं एक नंबर x है, जो कि मान लेते हैं हम कैसा है, रेशनल, यानी कि वो p अपॉन क्यू के फॉर्म का होगा। और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं इरेशनल, जो कि हम बोल देते हैं y है, और वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल की डेफिनेशन ही यही होती थी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने रेशनल और इरेशनल को ऐड किया तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम रेशनल को इरेशनल से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रेशनल नंबर जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में है वो इरेशनल से ऐड नहीं हो पाएगा अगर हम p अपॉन क्यू के फॉर्म से करना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको डेसिमल एक्सपेंशन की बात करनी पड़ेगी, जो कि हम पहले के वीडियोस में अच्छे से समझ चुके हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने देखा था कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करता है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। और इसी तरीके से हमने इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि वो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं, तो इसको हम लिख देंगे नॉर रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमने एक्सरसाइज 1.3 के वीडियो में डिटेल में कवर किया हुआ है, तो आप वो वीडियो एक बार देख सकते हैं। तो अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो रेशनल नंबर का इरेशनल से सम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास है 2 प्लस √3। तो आप देख सकते हो 2 एक रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है। तो हमको मालूम है कि √3 की वैल्यू होती है 1.732 और वो चलती जाएगी, क्योंकि इरेशनल नंबर कभी पॉइंट के बाद ना तो खत्म होते और ना ही रिपीट होते।
बट अगर इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो ये जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3.732, और जो चल रहा था वो आगे पॉइंट के बाद वैसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको कैसा दिख रहा है, वो भी ना तो कभी खत्म होने वाला है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही कभी रिपीट होगा यानी कि नॉन रिकरिंग। इसका मतलब ये नंबर भी अपने आप में कैसा हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो कैसा आने वाला है, इरेशनल आने वाला है। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसी तरीके से अगर हमने सम की जगह डिफरेंस लिया होता तो वो भी कितना आता, इरेशनल ही आता। आप चाहे तो उसको चेक करके देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। तो हम क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे वाई से। तो इसके लिए भी हम सीधे एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 का मल्टीप्लाई किया होता √3 से। तो आप देख सकते हो कि 2 एक रेशनल नंबर है और √3 इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो अभी हम यहाँ पे देख ही चुके हैं कैसा होता है। तो 1.732 और ये चलता जा रहा है, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो सारी जो डिजिट्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 3.464 डॉट 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 इस तरीके से चलता जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये नंबर भी अपने आप में ना तो कभी खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा। तो इसका मतलब ये आंसर भी कितना आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। तो यहाँ से हमको एक और चीज समझ में आ गई। और इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड भी करते तो भी आंसर इसी तरीके से आने वाला था। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखनी पड़ेगी कि जब हम रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ऊपर वाला नंबर रेशनल है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि हमने नॉन जीरो नंबर लिया है, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, और जीरो एक रेशनल नंबर होता है। तो इसके लिए हम उसको एक्सेप्शन केस में ले रहे हैं। तो अगर आपने जीरो इंटू इरेशनल नंबर किया तो सिर्फ उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन होता है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिल चुका है कि अगर हम रेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं इरेशनल नंबर के साथ, तो हमको रिजल्ट में हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। और जो एक्सेप्शन है ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। तो ये जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है, ये हमारे काम आने वाला है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अगर हम ऑपरेशन लगाएं दो इरेशनल नंबर्स के बीच में तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज में याद रखना है कि अगर दो इरेशनल नंबर के बीच में हम ऑपरेशन लगाएंगे तो जो आंसर है वो कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का क्या मतलब होता है, कुछ भी का मतलब है कि रेशनल भी आ सकता है आंसर और इरेशनल भी आ सकता है। डिपेंड करेगा कि जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं वो कैसे हैं। मैं एग्जांपल के लिए नंबर्स लेके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर ले लिया x जो कि इरेशनल है और दूसरा नंबर ले लिया y जो कि इरेशनल है। तो आप देख सकते हैं कि हमने x ले लिया है 2 प्लस √3 और y ले लिया है हमने 2 माइनस √3। तो अगर मैं x प्लस वाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। ये मैंने x और y की वैल्यू पुट कर दी। तो √3 से √3 चला जाएगा और आंसर कितना आ गया, 4। तो इस केस में आप देख सकते हो कि दो इरेशनल का जो सम है वो कैसा आ रहा है, रेशनल आ रहा है, क्योंकि 4 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। इसी नंबर में अगर हम y की जगह √3 ले लेते तो आंसर कितना आता, फिर हमारा आंसर आता x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस √3 और y की जगह कितना डाल देते, √3 डाल देते। अब √3 और √3 कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख देंगे आंसर कितना आ गया, 2√3, और जो कि अपने आप में कैसा है, ये पूरा नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सम और डिफरेंस करने से आंसर जो है वो कैसा भी आ रहा है। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा y पहले वाला ही होता तो हम लिख देते 2 माइनस √3। अब आपको एक आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको x इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। तो यहाँ पे हमारी ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और √3 का स्क्वायर यानी कि 3। तो ये कितना आ गया, 4 माइनस 3, ये कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना आ गया, रेशनल आ गया।
और यही वैल्यू अगर हम दूसरी ले लेते y की जगह तो प्रोडक्ट इरेशनल भी आ सकता था। सेम केस हम डिवाइड के लिए बोल देंगे कि आंसर रेशनल भी आ सकता है। जैसे कि अगर मैं x की जगह ले लूँ √3 और y की जगह ले लूँ 2√3, और जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा √3/2√3, तो √3 से √3 कट जाएगा और आंसर कितना आ गया 1/2, जो कि रेशनल है। और अगर मैं दूसरा नंबर ले लेता तो ये कटता नहीं, तो हो सकता है कि वो इरेशनल भी आ जाता। तो इसी के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये आपको एक याद रखना है कि जब हम ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स लगाएंगे तो आंसर कुछ भी हो सकता है, रेशनल या फिर इरेशनल। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है हम उसको समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा है कि रेशनल नंबर में अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको रिटर्न में हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा, चाहे हम प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पहले केस में हमने देखा था कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर हैं 2 तो हम उसको क्यू से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर क्यू से डिनोट किए जा सकते हैं। तो उसमें अगर हमने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया किससे, दूसरे नंबर से जो अपने आप में कैसा था, रेशनल। तो रेशनल का ऑपरेशन अगर हमने रेशनल के साथ किया तो हमको आंसर में क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया। ये हमने पहले केस में पढ़ा था, तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना। इसी तरीके से दूसरे केस में हमने पढ़ा था कि अगर हम नॉन जीरो रेशनल नंबर का ऑपरेशन करते हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर के साथ, तो इरेशनल नंबर को हम क्यू बार से डिनोट कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो हमको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, जिसमें कि एक एक्सेप्शन था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय जो रेशनल नंबर होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम एक्सेप्शन के साथ लिख लेते हैं कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तब जाके ये जो चीज़ है वो ट्रू होगी। अगर q 0 हो गया तो रेशनल और इरेशनल के मल्टीप्लाई में हमको आंसर क्या मिल जाएगा, रेशनल मिल जाएगा। तो ये एक्सेप्शन आपको हमेशा याद रहना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से तीसरे केस में हमने अभी अभी क्या देखा कि 2 इरेशनल नंबर होंगे तो उनमें आप कुछ भी ऑपरेशन लगाओगे तो आंसर जो है वो कुछ भी आ सकता है, यानी कि आंसर कैन बी रेशनल और इरेशनल। इसको हम लिख सकते हैं कि कैन बी एनीथिंग। अब अगर आपको इतनी थ्योरी समझ में आ गई है तो अब हम एक्सरसाइज 1.5 को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसके एग्जाम्पल्स हमसे क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमको बोल रहा है कि चेक करना है ये जो नंबर्स हैं वो रेशनल है कि इरेशनल है। तो सबसे पहले हम 7√5 की बात कर लेते हैं। हमने अभी भी पढ़ा था कि अगर हम नॉन जीरो रेशनल नंबर का इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। तो इसके लिए हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि दिस नंबर इज इरेशनल। और अगर हम इसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे कि √5 की वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है। अगर इस वैल्यू को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर होगा वो 7 × 2.236 ... आने वाला है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो अंदर वाला नंबर है वो ना तो कभी रिपीट होगा और ना ही कभी खत्म होगा, क्योंकि वो एक इरेशनल नंबर है। और इस तरीके के नंबर को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो भी ना तो कभी खत्म होने वाला है और ना ही कभी रिपीट होने वाला है। बस होगा क्या कि ये जो अंदर वाला नंबर है वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए जो आंसर है वो कैसा दिखने वाला है, ऐसा नंबर मिलेगा जो ना कभी खत्म हो रहा होगा और ना रिपीट हो रहा होगा। तो हम वापस से क्या बोल सकते हैं कि आंसर हमारे पास फिर भी कैसा ही आएगा, इरेशनल ही आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की, जो कि है 7/√5। हमने देखा था अभी कि नॉन जीरो रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे कि ये नंबर कैसा आने वाला है, इरेशनल नंबर आने वाला। और अगर हम लॉजिक से इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, √5 का मल्टीप्लाई और √5 का डिवाइड। रेशनलाइज क्या होता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। बस अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हमने इस नंबर को √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। इसके क्या फायदे हैं वो अभी आपको आगे समझ में आने वाला। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर कितना आ गया 7√5 और नीचे कितना आ गया 5। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया 7/5 जो कि एक रेशनल नंबर है, और मल्टीप्लाई में हमको मिल गया √5 जो कि एक इरेशनल नंबर है। और इस तरीके की चीज तो हमने यहाँ पर भी देखी अभी अभी। तो ये और ये एक तरीके से सेम है, रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, वापस से इरेशनल आ जाएगा। अब हमारे पास अगला नंबर है √2 + 21। तो √2 एक इरेशनल नंबर होता है और 21 एक रेशनल नंबर है।
तो 21 प्लस रूट टू अगर हम करते हैं तो आप देखिए कि रूट टू की जो डिजिट्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है, ना तो ये कभी खत्म होने वाली है और ना कभी रिपीट होने वाली है। और इसमें हमने क्या कर दिया, 21 ऐड कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 21 प्लस 1 यानी कि 22.4142 डॉट 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 डॉट। और आप देख सकते हैं ये नंबर ना ही कभी खत्म होगा और ना ही कभी रिपीट होगा, तो इसके लिए ये नंबर भी कैसा हो गया है, एक इरेशनल नंबर हो चुका है। और सेम लॉजिक से हम क्या बोलेंगे कि पाई माइनस टू भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.1415 डॉट 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 इस तरीके से, और इसमें से हमने 2 माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 1.1415 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर भी ना कभी खत्म होगा ना कभी रिपीट होगा, तो इसके लिए ये सारे नंबर कैसे हो गए, इरेशनल नंबर के केस हो चुके हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 12 हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 13 की तरफ। एग्जाम्पल 13 में बोल रहा है कि दो नंबर हैं, एक है 2√2 प्लस 5√3, इसको हमको ऐड करना है √2 माइनस 3√3 से। अब इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि √2 जो नंबर है वो √2 से ऐड होगा और √3 वाला √3 से होने वाला है। बट अगर आपको इरेशनल नंबर देख के कंफ्यूजन होती है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि √2 को x मान सकते हैं, तो ये x हो गया और ये भी x हो गया। और आप √3 को y मान सकते हैं, तो ये कितना हो गया y और ये कितना हो गया y। तो आप देखिए कि ये जो नंबर पहला वाला है हमारे पास वो कितना आ गया 2 इंटू √2 यानी कि 2x, और ये कितना आ गया प्लस 5y। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। और दूसरा नंबर कितना है √2 यानी कि वो कितना हो गया x, और माइनस 3 इंटू √3 यानी कि माइनस 3y। अब इन नंबर्स को ऐड करना हमारे लिए बहुत आसान काम है। आप देख सकते हैं जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x प्लस x यानी कि 3x, और 5y में से 3y चला जाएगा तो कितना मिलेगा हमको 2y मिलेगा। अब जो x की वैल्यू है वो वापस रख देंगे, तो 3 इंटू √2 आंसर आ गया यहाँ से, और 2 इंटू √3 आंसर आ गया, क्योंकि y की वैल्यू √3 है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, और आप देख सकते हैं कि ये आंसर और ये आंसर सेम है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप रेशनल नंबर्स को x और y मानकर काम चला सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, तब आपको x और y मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 13 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 14 की तरफ। एग्जाम्पल 14 में हमको बोल रहा है कि 6√5 का मल्टीप्लाई हमको करना है 2√5 के साथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6√5 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू √5, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू √5 के साथ। तो रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल के साथ होगा, तो 6 इंटू 2 को हम अलग से लिख लेंगे, और √5 इंटू √5 को हम अलग से लिख लेंगे। तो 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। और √5 इंटू √5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो तो स्क्वायर हो जाता है। अब पावर पे पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है, और स्क्वायर जो होता है वो रूट से कट जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्वायर को रूट से काट दिया है। तो आंसर कितना आ गया 12, और स्क्वायर रूट से कटने के बाद यहाँ पे बचेगा 5, और 12 5 जा होता है 60। इसके लिए हमारा आंसर कितना आ गया 60। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है। इस तरीके से एग्जाम्पल 14 हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल 15 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 15 में हमको डिवाइड करना है 8√15 को 2√3 से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम 8√15 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू √15 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √5, क्योंकि 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 5 में, और इस तरीके से हमने उसको अलग से ब्रेक कर लिया। और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 इंटू √3। अब यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा कि ऊपर वाला नंबर 8 जो है वो 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, और √3 से डायरेक्ट पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया 4, और √5 वैसे का वैसा बच गया। तो आंसर कितना आ गया 4√5। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 15 भी हो चुका है। नेक्स्ट हमको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है, जो कि मैं आपको एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही थ्योरी के पार्ट में बता चुका हूँ। इसने बोला है कि सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बोल रहा प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। कोशेंट मतलब हो गया डिवाइड करना। तो प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और इसने नॉन जीरो क्यों लिखा है, मैं इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि एक एक्सेप्शन होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर जीरो का मल्टीप्लाई आप इरेशनल नंबर के साथ करते हो तो आंसर कितना आएगा
जीरो आएगा, जो कि उस केस में क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर की वो बात कर रहा है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे उसने बोला है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर में कोई भी ऑपरेशन लगाएं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, किसमें, दो इरेशनल नंबर में, तो रिजल्ट जो है वो कुछ भी आ सकता है, यानी कि रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल। तो ये तीनों जो पॉइंट है वो मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही, और ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर भी वो एनसीईआरटी ने अलग से लिख के दिखा रखे हैं। तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। आई होप कि आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड। तो अभी तक हमने देखा था कि हम √2 को, √3 को, √5 को या फिर √7 को, इस तरीके से जो नंबर्स आते हैं इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम पहले की एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। बट अब हमको मालूम है कि जैसे रूट के अंदर 3.5 भी हो सकता है, तो रूट के अंदर 7.7 भी हो सकता है, रूट के अंदर 12.3 भी हो सकता है। रूट के अंदर कैसा भी नंबर हो सकता है, तो उसको भी हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन पे सारे तरीके के नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरीके के नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं कि इस तरीके का अगर सवाल आता है तो उसमें हमको कौन से स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको √9.3 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज 2.5 के अंदर। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ जिससे कि मुझे उस समय वापस से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो √9.3 को अगर हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ कितने की होगी, जिसकी लेंथ होगी 9.3 सेंटीमीटर की। आप ले सकते हो, आपका मन है तो आप मीटर की ले सकते हो, आपका मन है तो आप इंच की ले सकते हो, बट अगर आप कॉपी पे बना रहे हो तो सेंटीमीटर की लेना ठीक रहेगा, क्योंकि कॉपी का पेज ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब अगर आपने 9.3 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन बना ली है, तो इस वाले पॉइंट से हमको 1 सेंटीमीटर की लाइन आगे और बनानी है। तो हमने ये वाला पॉइंट बना लिया जो कि 1 सेंटीमीटर दूर है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी लेंथ है वो कितने की हो चुकी है, 9.3 + 1 यानी कि 10.3 सेंटीमीटर की पूरी ये लाइन हो चुकी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमको ये जो पूरी लेंथ हमने ली है इसको डायमीटर मान के इसका सेंटर निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा, इसका हम बीच वाला पॉइंट निकाल लेंगे। ये हमारा क्या आ गया, सेंटर। और रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डायमीटर अगर 10.3 सेंटीमीटर का है तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं कि 10.3 इज ऑल्सो इक्वल टू 10.30 सेंटीमीटर। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, वो आ जाएगा 10.30/2 यानी कि 5.15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, रेडियस आ चुकी है। यहां से लेके यहां तक हमारी रेडियस है 5.15 सेंटीमीटर की आ गई। अब एक बार हमारे पास अगर रेडियस आ गई तो हम कंपास का जो पॉइंट वाला हिस्सा है वो यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे रख के एक इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास सेमी सर्कल आ गया है। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ। ये मैंने परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दी। तो ये जो लेंथ है वो हमारी √9.3 के बराबर आ जाएगी। ये कैसे आती है उसके बारे में अभी आपको मैं प्रूफ में सब कुछ बताऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो √9.3 की आ गई है। और हम बोलेंगे कि इस वाले पॉइंट को हम 0 बोल देते हैं, और ये 0 से 1 सेंटीमीटर दूर की लाइन है, इसके लिए ये नंबर कितना हो गया, 0 से 1 अगर दूर है तो वो 1 का हो गया। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है वो एक्चुअली में हमारी नंबर लाइन है। तो ये अगर हमारी नंबर लाइन है तो आपको मालूम है कि अब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो आपने ये जो √9.3 की जो लेंथ ली है, आपको इसको प्रकार से इसकी आर्क लेनी है, और फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक आर्क लगानी है जो कि इस तरीके से जाएगी, और इस तरीके से आपके पास √9.3 यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर लाइन पर आ जाएगा। तो ये आपके पास √9.3 आ चुका है। तो आई होप कि ये जो स्टेप्स हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इन स्टेप्स को मैं आपको समराइज करके लिख के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं।
और जो अभी अभी हमने किया था वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आपको बता रखे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये जो स्टेप्स हैं वो इस तरीके से एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मैंने खुद से लिखे हैं। और आप एक बार इन स्टेप्स को रीड जरूर करिएगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हमने एक्चुअली में इसमें किया क्या था। अब हम देख लेते हैं कि ये जो मेथड है इसका प्रूफ कैसा है, यानी कि हमको कैसे मालूम कि ये जो लाइन है वो रूट 9.3 की ही आएगी। तो उसके लिए हम इसका जनरल फॉर्म से प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में आप देख सकते हैं कि हमको रूट एक्स के लिए प्रूफ करना है कि ये जो लेंथ बी डी है इसकी लेंथ रूट एक्स के बराबर ही होगी, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज अवर टू प्रूफ। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे कि स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए थे सेम स्टेप हम इसमें भी लगाएंगे। अब रूट के अंदर हमारे पास x है तो हमको रूट x को प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने x लेंथ की एक लाइन खींच ली जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमको 1 सेंटीमीटर की आगे भी खींचनी पड़ती है, तो हमने 1 सेंटीमीटर की आगे भी खींच ली। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरी लेंथ है वो कितने की हो गई है, x प्लस 1 की। तो यहां से हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1 की। और हमने क्या किया कि इसका सेंटर मार्क कर दिया क्योंकि हमने AC को डायमीटर मानेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। तो सेंटर हमारा क्या आ गया, O। तो अब हम क्या बोलेंगे कि AO की वैल्यू कितनी होगी, डायमीटर की आधी, यानी कि AO की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1/2 आ चुकी है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि हम इस वाले ट्रायंगल को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और आपको मालूम है कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि सेमी सर्कल कंप्लीट करके और बी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते थे। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो हमारे पास क्या आ चुका है, एक ट्राइंगल OBD आ चुका है। अगर कहीं पे भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर है BD क्योंकि स्टैंडिंग साइड वही है। तो BD का स्क्वायर प्लस बेस कितना है OB, तो हम यहाँ पे लिख देंगे OB का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस कितनी है OD, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे OD का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि AO रेडियस है और OD भी रेडियस है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि AO इज ऑल्सो इक्वल टू OD, क्योंकि वो दोनों ही रेडियस है। तो OD की वैल्यू भी कितनी आ गई, x प्लस 1/2 आ चुकी है। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए OB की वैल्यू। तो OB की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम लिखेंगे OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। आप देख सकते हो कि OC में से अगर हमने BC निकाल दिया तो हमको OB मिल गया। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिख रखी है। अब OC की वैल्यू हमको मालूम है वो कितनी है, x प्लस 1/2, और BC की वैल्यू सबको दिख रही है वो कितनी है, 1। तो ये हमने 1 का माइनस कर दिया इधर। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 में से अगर 2 गया तो OB की वैल्यू कितनी आ गई, OB इज इक्वल टू x माइनस 1/2। ये हमारे पास OB की वैल्यू आ गई है। BD की बात करें तो BD तो हमको फाइंड ही करना है, तो हम BD को तो BD ही रखा रहने देंगे। अब आप देख सकते हो कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने लिख दिया BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर कितना है, OB इज x माइनस 1/2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और OD की वैल्यू x प्लस 1/2 है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब ये जो चीज है वो राइट हैंड साइड में चले जाएगी, तो BD का स्क्वायर कितना आ जाएगा, BD स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये चीज प्लस की जगह माइनस में गई तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था ये और राइट साइड में माइनस का हो गया। अब आपको मालूम है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अंदर एक नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो ये आइडेंटिटी लग के सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2, ये हमारा पहला ब्रैकेट आ गया। फिर आएगा हमारे पास a माइनस बी, यानी कि x प्लस 1/2 माइनस ऑफ x माइनस 1/2।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एलसीएम सबका 2 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट में 2 एलसीएम आ गया, ऊपर से आ गया x प्लस 1 और फिर बच गया प्लस का x माइनस 1, तो ये पहला ब्रैकेट हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम वापस से 2 आ गया, ऊपर बचेगा x प्लस 1 और ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है वो अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो माइनस ऑफ x हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि प्लस 1 से माइनस 1 कट गया और यहाँ पे प्लस x से माइनस x कट गया, तो ऊपर कितना बच गया 2x और नीचे यहाँ पे कितना है 2 और ऊपर प्लस 1 ये वाला और प्लस 1 ये वाला, तो 2 और नीचे भी 2, तो ये कितना आ गया 2 से 2 कट गया और ये वाला 2 से 2 कट गया। और लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग से कौन बैठा हुआ था, BD स्क्वायर, तो ये सब वैल्यू किसके बराबर आ रही थी, BD स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, x के बराबर। अब हम अगर बोथ साइड रूट ले लेंगे तो BD स्क्वायर का रूट किसके बराबर आ जाएगा, रूट x के बराबर। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है तो BD की वैल्यू कितनी आ गई है, रूट x के बराबर। और आप देख रहे हो कि हमको यही चीज प्रूव करनी थी, तो इसका मतलब ये जो BD है उसकी लेंथ रूट x के बराबर आती है, ये कहना बिल्कुल सही है। अब ये प्रूफ हमने एक बार देख लिया है, इसको बार बार हम नहीं करेंगे, हम इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको करना आना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और nth रूट की। स्क्वायर रूट होता क्या है, क्यूब रूट क्या होता है, nth रूट क्या होता है, इनका मतलब क्या निकलता है और इनको डिनोट कैसे किया जाता है, ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो स्क्वायर रूट समझने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हम स्क्वायर किसे कहते हैं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर तब माना जाता है जब वो नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया हो, यानी कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो आपने देखा होगा कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर। और जनरल फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं कि अगर आपने एक नंबर ए को किसी एक नंबर ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ए को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको हम लिख सकते हैं दिस इज ए स्क्वायर। तो ये तो है कि स्क्वायर किसे कहते हैं, और स्क्वायर ज्यादातर लोगों को मालूम होता है और इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। बट स्क्वायर रूट की बात करी जाए तो वो थोड़ी अलग चीज होती है। स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑफ स्क्वायर। अब इनवर्स का क्या मतलब होता है, तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि स्क्वायर रूट स्क्वायर का क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब स्क्वायर एक टाइप का फंक्शन होता है, हम किसी भी फंक्शन में एक इनपुट डालते हैं तो हमको एक आउटपुट मिलता है। तो अगर आप स्क्वायर एक फंक्शन मान लेंगे तो उसमें अगर आप कोई भी नंबर पुट करते हो तो आपको रिटर्न में उसका स्क्वायर होके मिलता है। इसी तरीके से स्क्वायर रूट भी एक फंक्शन है जो कि स्क्वायर का उल्टा काम कर देगा। अब आपने देखा कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से स्क्वायर रूट में हम क्या देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर रूट में हमको देखना होगा कि हम जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं वो खुद किसके स्क्वायर से आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है रूट 25, तो हमको इससे पूछना पड़ेगा कि 25 खुद किसके स्क्वायर से आया होगा। तो सबको मालूम है कि 25 5 के स्क्वायर से आया होगा, इसके लिए इसकी आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास लिखा होता रूट के अंदर 81, तो उसमें हम क्या बोल देते हैं कि 81 खुद किसके स्क्वायर से आया होगा। तो सबको मालूम है कि 81 9 का स्क्वायर होता है, इसके लिए इसका आंसर कितना आ गया, 9। अब बात ऐसी है कि ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, कौन से नंबर 25 और 81, ये तो कैसे नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर से। इसी तरीके से आपको इनफाइनाइट परफेक्ट स्क्वायर के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब बात ये आती है कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत आसान है, बस आपको मालूम रहना चाहिए कि ये किसके स्क्वायर से आया है। और अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता सकते हो कि गिवन नंबर का स्क्वायर रूट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछ लेता कि 2025 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो वो आपको आता ही होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको करके बता देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने 2025 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। आप देख रहे हो कि जो 3 है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब हमको 2025 का रूट लेना है, तो आप क्या करोगे कि इस पे दोनों तरफ रूट लगा दोगे, तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। अब 3 की पावर 4
इंटू 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी हो गई 1/2। रूट को हम 1/2 की पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके आगे आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आने चाहिए। जब भी इस तरीके का नंबर आता है तो ये जो पावर है वो इस पे भी मल्टीप्लाई होगी और इस पे भी मल्टीप्लाई होगी। जब पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसके लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/2 और 5 पे भी सेम आएगा तो 2 इंटू 1/2। तो आप देख सकते हो ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 1, तो ये कितना आ गया 9 5 जा 45। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 45। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, और अगर बड़ा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे हमारे पास अगर एक ऐसा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका हमको रूट निकालना है, फॉर एग्जाम्पल 18 आ गया हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2। तो रूट के अंदर ये लिखा हुआ है। अब आप देखो कि 3 का पेयर बन गया, तो एक पेयर जो बनता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 का पेयर बना लिया और इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 एक बाहर आ गया इधर से, और जो 2 है वो रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि उसके पास कोई पेयर नहीं है। तो इस तरीके से रूट 18 की वैल्यू इतनी आ गई। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन, और जब इस पे कोई नंबर नहीं लिखा होता तो हम मान लेते हैं कि हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से क्यूब रूट होता है। स्क्वायर रूट में हमने क्या किया कि हमने जिस नंबर का रूट निकालना था उससे पूछा कि ये जो नंबर है वो खुद किसके स्क्वायर से आया होगा, तो इस तरीके से हमको स्क्वायर रूट मिल गए थे। तो सेम डेफिनेशन हम किस में लगा देंगे, क्यूब रूट में। क्यूब रूट में हम क्या पूछेंगे कि जो नंबर जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं वो किसके क्यूब करने से आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे होता है क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट का सिंबल आप देख रहे होगे कि इस तरीके से क्यूब रूट का सिंबल होता है। तो जैसे कि इसको जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस समय देखो आप यहाँ पे n की वैल्यू 27 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम 27 का क्यूब रूट निकालना चाह रहे हैं। अब आपको मालूम है कि 27 जो होता है वो 3 इंटू 3 होता है, और इसका हम क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 हो गया अंदर की तरफ, और इसका हम क्या निकालना है, थर्ड रूट। और जिस तरीके से हम रूट n को n की पावर 1/2 लिखते हैं, उसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ n को लिखा जाता है n की पावर 1/3। ये एक चीज है जो आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर 1/3। अब आपको मालूम है कि पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और 3 का 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। तो इसके लिए इसका यहाँ पे आंसर कितना आ गया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यूब रूट किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता क्यूब रूट ऑफ 64, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और उस पर फिर पावर कितनी हो गई, क्यूब रूट को हम लिख देंगे 1/3। तो ये कितना हो गया, पावर पे पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 इंटू 1/3, तो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2 स्क्वायर, और इसके लिए हम क्या बोल देंगे, 2 स्क्वायर इज 4। तो आप देख रहे हो कि इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से आपको क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। बड़ा नंबर होगा तो वापस से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्यूब रूट में हम क्या कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि जिस नंबर का हम क्यूब रूट निकालना चाहते हैं वो खुद किस नंबर के 3 बार मल्टीप्लाई करने से आएगा। जिस तरीके से स्क्वायर में हमने देखा था कि जो नंबर है वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है तो स्क्वायर आ जाता है, उसी तरीके से क्यूब में क्या होता है कि नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये जो सेम डेफिनेशन है हम किस में लगाएंगे, nth रूट में। आपने देखा कि हमने स्क्वायर रूट में क्या किया, हमने नंबर से पूछा कि किसके 2 बार मल्टीप्लाई करने से जो नंबर है वो आया है। उसी तरीके से क्यूब रूट में हमने देखा कि किसके 3 बार मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आया है, वो नंबर हमारा क्यूब रूट हो जाता है। और इसी चीज को हम अगर n टाइम्स करेंगे तो हम बोल देंगे कि वो हम nth रूट निकालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हो, मान लो कि 5th रूट ऑफ 32 बता दो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 32 पे पावर कितनी है, 1/5 है। क्योंकि nth रूट का मतलब अगर कहीं पे लिखा है कि एक नंबर है a, उस पे अगर nth रूट लगाए तो उसको हम बोल देंगे कि a की पावर 1/n है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि n की वैल्यू 5 है, तो इसके लिए हमने ऐसा लिख दिया। अब इस चीज को हम क्या करेंगे,
32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो। और ये कितना आ गया, उस पर पावर 1/5। पावर पे पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई जब हम 1/5 से करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 5 से 5 कटने के बाद सिंपली कितना आ जाएगा, 2। तो इसके लिए फिफ्थ रूट ऑफ 32 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं nth रूट। nth रूट में हम क्या देखेंगे कि हम नंबर से पूछेंगे कि ये किस नंबर के n टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये नंबर हमको मिलेगा। क्योंकि a की पावर n का मतलब क्या होता है कि हमने उस नंबर को a से ही n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर a की पावर n है तो nth रूट क्या हो जाएगा, a की पावर n का इनवर्स हो जाएगा, यानी कि उल्टा। तो ये सेम चीज हमने किस में देखी थी, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अंदर। तो यहां से आपको सिंपल सी चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर रूट n लिखा है तो इसका मतलब है कि n की पावर 1/2 हो गया। और इससे हम पूछेंगे कि ये किस नंबर के स्क्वायर से आया होगा। अगर क्यूब रूट n लिखा है तो इसका मतलब है कि n की पावर 1/3 हो गई, और इससे हम पूछेंगे कि ये किस नंबर के क्यूब से आया होगा। और अगर इसी तरीके से nth रूट की बात करी जाए तो उससे हम पूछेंगे कि ये किस नंबर के n टाइम मल्टीप्लाई करने से हमको मिलने वाला। तो जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था वो एनसीईआरटी में इधर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे पढ़ के देख लेना है कि इन सब चीजों का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी में nth रूट की बात करी गई है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि इस साइन को रेडिकल साइन बोलते हैं, ये यहाँ पे उसने साफ साफ बताया हुआ है। तो ये आप एक बार पढ़ सकते हो। अब नीचे आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके की फॉर्मूलेज या आइडेंटिटीज आपको दिख रही हैं। इनमें से आपको कुछ भी याद नहीं करना, ये सब आपसे अपने आप हो जाएंगे। हम सीधे एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि हमसे होते हैं कि नहीं होते। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 16 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 16 में हमको फर्स्ट वाले में दिया हुआ है कि 5√7 इंटू 2√5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इरेशनल नंबर आपको समझ में नहीं आते तो आप उनको x और y मान सकते हो। तो √7 को हमने x मान लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट क्या बन गया, 5 + x इंटू 2 + y। अब आपको इस ब्रैकेट को तो ओपन करना आता ही होगा। हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट का पहला नंबर उठाएंगे और दूसरे ब्रैकेट को उसमें लिख देंगे। इसी तरीके से फिर हम +x लिखेंगे क्योंकि ये हमारा दूसरा नंबर है, और दूसरे वाले ब्रैकेट को वैसे का वैसा लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ गया, 5 × 2 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5y, और x × 2 यानी कि 2x, और यहाँ पे कितना आ गया, x × y। अब आप x और y की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। तो 10 + 5y यानी कि 5 × √5, क्योंकि आप देख रहे हो कि y की वैल्यू √5 है, प्लस 2x यानी कि 2 × x की जगह हमने क्या डाल दिया, √7। और यहाँ पे कितना आ गया, √5 × √7। अब दोनों पे सेम पावर है, 5 पे भी पावर 1/2 है और 7 पे भी पावर 1/2 है। तो अगर इस तरीके से हमारे पास आता है तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 × 7 यानी कि √35, और यहाँ पे 2√7 वैसे का वैसा, 5√5 वैसे का वैसा, और 10 वैसे का वैसा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये सेम आंसर इनका भी आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा वाला ट्राई कर लेते हैं। दूसरे वाले में बोल रहा है कि 5 + √5, तो हमको मान लो इरेशनल नंबर समझ में नहीं आते तो हमने इसको x मान लिया। अब ये भी √5 है और ये भी √5 है, तो अगर इसको x माना है तो ये भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर है। तो हमारे पास ऊपर क्या बन गया है, 5 + x, सेकेंड वाला हम ट्राई कर रहे हैं, 5 + x इंटू 5 - x। अब आपको मालूम है कि a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि a हमारा यहाँ पे 5 हो गया और b हमारा x हो गया। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो √5, तो हमने x की जगह √5 रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 - 5 दैट इज इक्वल टू 20। और आप देख सकते हो कि यही आंसर इधर भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप सारे सवाल खुद से कर सकते हो। एग्जाम्पल 16 अब आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे आप देखो, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, a - b इंटू a + b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - b², और a कितना है, √11, √11 का स्क्वायर 11, और √7 का स्क्वायर 7, तो 11 - 7, इसके लिए आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। और ये वाला आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो वो किस तरीके से कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसको x और इसको y मान के सॉल्व कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हम बात करने वाले हैं रेशनलाइजेशन की।
रेशनलाइजेशन में क्या रहता है कि जब भी हमारे पास कोई नंबर आता है तो उसका अगर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में होता है तो हमको क्या करना पड़ता है कि हम डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। उस चीज को बोला जाएगा रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसा हम करते क्यों है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 1/√2। अब बात ये आती है कि 1/√2 एक नंबर है, ये तो सबको मालूम है, और ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी सबको मालूम है, क्योंकि रेशनल अपॉन इरेशनल कितना होता है, इरेशनल होता है। बट अगर इसकी बात करी जाए तो ये नंबर किस तरीके का है वो समझना बहुत मुश्किल है। अगर हम इस नंबर में ऊपर और नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखो क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा 1 × √2 यानी कि √2, और नीचे कितना आ गया, √2 × √2 यानी कि √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये कितना आ जाएगा, √2/2। अब आप देखिए कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो दोनों सेम है, बट इस नंबर से हमको साफ समझ में आ रहा है कि ये नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 के हाफ को, और ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आप देख रहे हो कि रेशनलाइजेशन की मदद से क्या हो जाता है, जब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं यानी कि रेशनल बना देते हैं तो जो नंबर है उसको समझना आसान हो जाता है। इसीलिए रेशनलाइजेशन हमको आना चाहिए, और जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हमको मिलेगा तो हम उसको रेशनल में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, आप देख सकते हैं, क्योंकि नीचे √2 था तो हमने इधर √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे अगर √2 का मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इस वजह से आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये 1/√2 का रेशनलाइजेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे होता 3/√7। तो अब हमको नीचे जो इरेशनल नंबर है उसको रेशनल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, वापस से √7 का ऊपर मल्टीप्लाई और √7 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3√7, और नीचे कितना आ गया, √7 × √7 इज 7। तो आप देख सकते हो कि जो पहले नीचे था इरेशनल अब वो ऊपर आ गया, और इस तरीके से हमने रेशनलाइजेशन कर दिया है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि नीचे आपको सिर्फ सिंपल एक इस तरीके से नंबर मिल जाएगा, नीचे इस तरीके की नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/3 - √2। अब आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये नीचे एक इरेशनल नंबर है और इसको हमको रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x + y, तो x + y का एक कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। x + y का कॉन्जुगेट हो जाएगा x - y। अगर कहीं पे लिखा है x² + 2 तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x² - 2। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो बीच वाला सिंबल है उसको अगर माइनस कर दो, ये जो बीच वाला सिंबल है इसको माइनस कर दो, तो लेफ्ट और राइट में नंबर सेम रहा है, बस हमने बीच वाले सिंबल को चेंज कर दिया, तो उस चीज को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमको इसके कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब 3 - √2 है तो 3 - √2 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 + √2, क्योंकि हम बीच वाला साइन बदल देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 + √2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 3 + √2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 + √2, और नीचे आप देख सकते हो कि हमारे पास a - b और a + b की आइडेंटिटी बनती दिख रही है। तो वो कितना होता है, a² - b² यानी कि 3² - √2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3 + √2/3² यानी कि 9, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो ये आंसर कितना आ गया, 3 + √2/7। अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि स्टार्टिंग में ये जो नंबर था इसमें नीचे हमारे पास इरेशनल नंबर आ रहा था, और अब आप देखो कि जो इरेशनल है वो ऊपर आ चुका है। तो ये जो प्रोसेस है रेशनलाइजेशन का ये हो चुका है। तो आई होप कि आपको कॉन्जुगेट क्या है ये समझ में आ रहा होगा, और इस तरीके से आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो। तो अब हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 17 देख लेते हैं। इसमें वो हमको बोल रहा है कि 1/√2 को रेशनलाइज करो। तो 1/√2 को रेशनलाइज करने का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है उसको
इरेशनल की जगह रेशनल बनाना है, तो हमने √2 का ऊपर मल्टीप्लाई और √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास √2 और नीचे कितना आ गया √2 इंटू √2 इज 2। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो गया, रेशनलाइजेशन हो चुका है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 17। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 18 की तरफ। एग्जाम्पल 18 में हमको 1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज करना है। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट क्या होता है, तो 2 प्लस √3 है, बीच वाला साइन चेंज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट मिल जाएगा। तो 2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस √3। तो अगर हमको 1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज करना है तो हम क्या कर देंगे, उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 2 माइनस √3 और नीचे आप देख रहे हो कि a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बनती हुई आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ऊपर तो 2 माइनस √3 ही बना रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 और √3 का स्क्वायर इज 3। तो आप देख सकते हो कि नीचे कितना आ गया, 4 माइनस 3 1। तो 2 माइनस √3 यानी कि 1/2 प्लस √3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 2 माइनस √3 के बराबर। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इरेशनल नंबर पहले डिनोमिनेटर में था अब वो न्यूमिनेटर में जा चुका है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे 1 है। और इस तरीके से एग्जाम्पल 18 हो चुका है। रेशनलाइजेशन क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल 19 की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास √3 माइनस √5 है, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, √3 प्लस √5। तो हमने √3 प्लस √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 टाइम्स √3 प्लस √5 और नीचे कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बनती दिख रही है हमको। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 5 इंटू √3 इज 5√3 और 5 प्लस √5 इज 5√5 और नीचे कितना हो गया 3 माइनस 5 यानी कि -2 बचेगा। तो हम इसको लिख देंगे 5√3 प्लस 5√5 अपॉन -2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर 5 है और √3 प्लस √5 ब्रैकेट में, तो यहाँ से हम √3 का स्क्वायर कर देंगे, वो कितना आ जाएगा 3 और √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5। तो नीचे कितना बच गया -2, तो हमने 5 और -2 को अलग से लिख दिया तो वो हो गया -5/2 और अंदर दूसरा ब्रैकेट कितना बच गया, √5 प्लस √3। तो ये आप देख रहे हो हमारा क्या आ गया आंसर। इस तरीके से एग्जाम्पल 19 हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल 20 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 20 में जो नीचे वाला नंबर है उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 7 माइनस 3√2 और इधर भी फिर हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 माइनस 3√2 का। तो ऊपर कितना बचेगा, 7 माइनस 3√2 और नीचे कितना बचेगा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये कितना आ गया, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर इज 49 और 3√2 का स्क्वायर हम यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। तो 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा 3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना आ गया, 3 3 9 और √2 इंटू √2 यानी कि 9 इंटू 2 और वो कितना हो गया है 18। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे 49 माइनस 18 यहाँ पे हमारे पास आने वाला है। और आप देख सकते हो कि 49 माइनस 18 कितना हो जाएगा 31। तो ये यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बताना है कि जो नंबर है वो रेशनल है कि इरेशनल है। तो पहले वाले में बोल रहा है 2 माइनस √5 रेशनल है या इरेशनल। तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम रेशनल का ऑपरेशन इरेशनल से करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये नंबर कितना हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और मान लो कि अगर हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हम क्या देखते कि 2 में से अगर √5 आप माइनस कर रहे हो तो √5 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर है जिसकी डिजिट्स कभी खत्म नहीं होंगी पॉइंट के बाद और ना ही कभी रिपीट होंगी। तो 2 में से अगर हमने इस तरीके का नंबर माइनस कर दिया तो जो आंसर मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, इरेशनल का ही मिलेगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये कितना आ गया, इरेशनल आ गया। अब सेकंड वाले में हम देख रहे हैं कि √23 जो है वो इससे कट जाएगा तो आंसर जो है वो कितना आ गया 3। अब अगर आंसर 3 है तो ये सबको मालूम है ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इसी तरीके से √7 से √7 कट जाएगा तो आंसर आ गया 2/7 जो कि क्या होता है, रेशनल होता है। और 1/√2
इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे तो √2/√2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √2 अपॉन नीचे √2 का स्क्वायर इज 2। तो ये कितना होता है, इरेशनल अपॉन रेशनल कितना होता है, इरेशनल होता है। तो ये कितना आ गया, इरेशनल आ गया। और 2 पाई यानी कि रेशनल इंटू इरेशनल, क्योंकि 2 रेशनल है और पाई इरेशनल है, तो 2 इंटू पाई कितना हो गया, इरेशनल हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हम पहले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इरेशनल समझ में नहीं आता तो आप उसको x और y मान सकते हो। तो √3 को हमने x बोल दिया, तो √2 को हमने y बोल दिया। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या बनेगा, 3 + x × 2 + y। अब इस ब्रैकेट को तो आप खोल सकते हो, आपने लिख दिया 3 × 2 + y, फिर प्लस x × 2 + y। ये कितना हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6 और 3 × y 3y प्लस x × 2 = 2x प्लस x × y = xy। अब यहाँ पे हम x और y की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो x = √3, तो 6 + 3y, y की वैल्यू √2, तो ये आ गया 3√2 + 2√3 और √2 × √3। इस तरीके का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ये कितना आ जाएगा, 6 + 3√2 + 2√3 और √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले वाले का आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा a + b × a - b, क्योंकि अगर मैं इसको x बोलता हूं तो ये अगर √3 है तो ये भी तो √3 है, तो ये भी कितना होगा, x। तो इसको हम बोल देंगे, ये लिखा हुआ है 3 + x × 3 - x, जो कि कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर होता है 9 और x की वैल्यू हमने रख दी √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 9 - 3 हो जाएगा और ये आंसर कितना आ गया, 6। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हो गया है, फर्स्ट पार्ट भी हो गया है। और ये दोनों पार्ट आप खुद से कर सकते हो। ये आपको दिख रहा होगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि 5 - 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और थर्ड वाले पार्ट में हम क्या बोलेंगे कि √5 + √2 का हमको स्क्वायर ओपन करना है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, √5 + √2। तो ये कितना हो जाएगा, √5 + √2 और प्लस √2 टाइम्स √5 + √2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, √5 × √5 = 5 और √5 × √2 = √10 और ये कितना आ जाएगा, √2 × √5 = √10 और √2 का स्क्वायर इज 2। तो ये कितना आ गया, 5 + 2 = 10 और √10 + √10 2√10। तो ये कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब अगर आपको नहीं समझ में आता कि √10 + √10 कितना होगा, तो मैंने आपको बोला था कि आप इसको क्या मान सकते हो, इसको आप मान लोगे x। तो ये अगर x है तो ये भी x है, तो x + x कितना होता है, 2x। इसके लिए यहाँ पे हमने 2x लिख दिया और अब x की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें वो बोल रहा है कि पाई की जो डेफिनेशन होती है वो होती है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। अब अगर पाई की डेफिनेशन सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर है तो पाई एक रेशो हो गया, और पाई अगर एक रेशो है तो वो इरेशनल कैसे हो गया, उसको तो रेशनल नंबर होना चाहिए। तो वो इस चीज को पूछ रहा है कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं, आप बताओ। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे या फिर आप इसका लॉजिक क्या दोगे। तो सबसे पहले आप समझो कि इसका मतलब क्या है। जो पाई होता है उसकी डेफिनेशन होती है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सरकमफ्रेंस हम किसे कहते हैं, तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसकी जो लेंथ होगी, यानी कि बाउंड्री की जो लेंथ है, उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और डायमीटर आपको मालूम है कि सेंटर से निकलने वाली स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये होती है पाई की एक्चुअल डेफिनेशन। अब यहाँ पे बात ये आती है कि पाई दिखने में तो रेशनल लग रहा है, बट पाई एक्चुअल में होता इरेशनल ही है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अब बात ऐसी है कि जब हमने सरकमफ्रेंस को मेजर करा तो हम कभी भी किसी भी चीज की मेजरमेंट को एग्जैक्ट कभी भी मेजर नहीं कर सकते। यानी कि जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो हमको कैसे पता कि जो हमने मेजर करा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो पाई एक रेशनल नंबर नहीं है। इसके पीछे सिंपल सा ये लॉजिक है कि जैसे हमने सरकमफ्रेंस मेजर करा, जब हम इस सर्कल का सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते। और इसी तरीके से अगर हमने डायमीटर मेजर किया है तो उसकी भी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर की है। अब ये जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर की है, ये तो मैं बोल रहा हूँ। इस चीज की गारंटी क्या है,
ये जो लेंथ है वो 1.000001 की भी तो हो सकती है, बट जो मेरी स्केल है उससे तो मेरे को सिर्फ 1 सेंटीमीटर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.1 सेंटीमीटर की मैं लाइन नाप पाऊंगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके की मेजरमेंट एरर्स की वजह से देखने में ऐसा लगता है कि पाई जो है रेशनल नंबर है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो एग्जैक्ट तो नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल आसपास है। यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 के अप्रोक्सीमेटली है, और अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है, लगभग, यानी कि इसके अराउंड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाई 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, बट अगर हम बोलें कि अप्रोक्सीमेटली की बात करी जाए तो बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक ही चीज़ समझनी है कि एरर इन मेजरमेंट की वजह से पाई की जो वैल्यू है वो देखने में कैसी लगती है, रेशनल जैसी, बट पाई एक्चुअली में इरेशनल ही होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप वीडियो को पीछे स्किप करके एक बार वापस से देख सकते हैं। जो टाइमिंग है वो यहाँ पे लिखी आ रही है, आप इस टाइम पे जाके वीडियो को स्किप करके ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको रेशनलाइज करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो √7 का मल्टीप्लाई और √7 का डिवाइड कर देंगे। रेशनलाइजेशन क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझा ही चुका हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, √7/7, तो ये रेशनलाइज हो गया। आप देख रहे हो कि जो नीचे इरेशनल था वो ऊपर आ चुका है, तो इसको हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, √7 + √6, तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर कितना आ गया, √7 + √6 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 7 - 6, तो ये कितना हो जाएगा, √7 + √6/1। तो इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से आप इसमें √5 - √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना बनेगा, नीचे बनेगा 5 - 2 जो कि हो जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, √5 - √2/3। अब चौथे वाले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, √7 - 2, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, √7 + 2। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे √7 + 2। ऊपर क्या आ गया, √7 + 2, और नीचे कितना आ जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 और -2 का स्क्वायर 4। तो इसका आंसर कितना आ गया, √7 + 2/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर कोई डाउट आता है या आपको मेरे से कुछ बात करनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि उनको भी अच्छी तरीके से मैथ्स समझ में आ जाए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।